गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी कर चुके होंगे बच्चों। इस वीडियो में हम आपको लास्ट जो है टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, न्यूमेरिकल वाला पार्ट, जो कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इसलिए वीडियो को थोड़ा सा समय देकर के देख जरूर लीजिएगा। इसमें मैं कुछ खास चीजें बताने वाला हूं, 4 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन आपको आपने हो सकता है कि अभी तक ध्यान ना दिया हो या फिर छूट गया हो या कहीं पर पढ़ नहीं पाए हो, क्योंकि ये वैसा ही टॉपिक है कि छूटने का चांस रखता है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, जो कि आपका अपूर्णांक से संबंधित न्यूमेरिकल बनता है। अपवर्तनांक समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो प्रकाश किरण होती है, जो जाती है, तो उसका मार्ग जो विचलित हो जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है लाइट की, वो कम हो जाती है। जैसे पहला माध्यम ये है और दूसरा माध्यम यहाँ पे है, तो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते वक्त जो प्रकाश की किरण है वो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्पीड में परिवर्तन हो। मान लीजिए स्पीड आपकी पहले में v1 है और दूसरे में v2 है, तो दोनों में अंतर होने के चलते ही ये आपका बनता है। तो इसी को अपवर्तनांक कहते हैं, जो दोनों में स्पीडों में जो डिफरेंस होता है, उनका जो अनुपात होता है, राइट। तो अब ये चीज जो लिखी जाती है, नॉर्मली n से लिखी जाती है। इसको हम लोग 1n2 या फिर n21 से भी प्रदर्शित करते हैं। यही बराबर होता है आपका साइन आई बटे साइन आर, जिसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। याद रखना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 या फिर n21। बच्चे काफी कंफ्यूज करते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और आपको बता दें, जो 1n2 होता है या फिर n21, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है, वो आपका v1 बटे v2, यानी उनमें जो वेग जो होता है, पहले माध्यम में जो प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये फॉर्मूला बनता है। अब ये इतना ही नहीं होता, ये आपका माध्यम में, जैसे आपका पहला माध्यम हवा या फिर निर्वात होगी, तो जो उसमें प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में क्या होती है, c से लिखा जाता है। तो आपका 1n2 जो होगा, वो हम लोग क्या लिख देते हैं, वो लिख देंगे आपका c बटे में v। और यहाँ पे 1n2 को अब हम लोग उस माध्यम का उस मीडियम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, यानी कि nm से उसको लिखेंगे बटे में यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम c बाई v, जहां v क्या है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल है, और c क्या है, प्रकाश या निर्वात में उस माध्यम प्रकाश या निर्वात की चाल है, में प्रकाश की चाल, राइट। तो ये फॉर्मूला जनरेट होता है, यहीं से आपका देखिए बना हुआ है ये क्वेश्चन। 1.5 अपवर्तनांक के कांच की प्लेट, यानी कि Ng जो दिया हुआ है, वो आपका कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। तो कांच में प्रकाश की चाल, इसी में फॉर्मूला लगा देना है c बाई वी, राइट। c क्या होता है आपका 3 गुणे 10 की घात 8, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, और बटे में v आपको निकालना है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पे, और इसको इस साइड में लेके आइएगा। तो v इक्वल टू हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, और बटे में 1.5। 1.5 से ये 3 दो बार में कट जाएगा, तो v का मान आपका आ गया कितना, 2 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर बन गया, यानी कि जो कांच में प्रकाश की चाल है वो कितनी है, 2 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है। तो ये क्वेश्चन आपका काफी अच्छा है, बन जाता है। एक क्वेश्चन ऐसे और बनता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको कह दे कि वायु से कांच में जाते वक्त प्रकाश की चाल जो है आपको दे देता है। वायु से कांच में जाते वक्त प्रकाश का जो अपवर्तनांक है, इसको बोलते हैं एयर। अगर ये पहला आपका एयर है और ये आपका ग्लास है, तो क्या बोलेंगे, हवा से जा रहा है तो ANG बोलेंगे। ये आपका 1.5 दिया हुआ है, तो इसका उल्टा GNA अगर आपसे पूछ ले तो हो जाएगा 1/1.5। इसको दशमलव हटाइए तो ऊपर में 10/15, तो 2 बटे आपका 3 आ जाएगा, राइट। तो ये आपका 2/3 का मतलब हो गया 0.66, लगभग ये आपका 0.67 के आसपास आ गया। ध्यान देना, अपवर्तनांक जो होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एक अनुपात होता है बच्चों, राइट। इसी तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब बढ़ते हैं, देखिए फोकस जो फोकस होता है, वस्तु का प्रतिबिंब की जो दूरियां होती हैं, राइट। वस्तु से फोकस और प्रतिबिंब की जो दूरियां होती हैं, उनमें जो संबंध होता है, इसको लेंस दर्पण सूत्र कहते हैं बच्चों। लेंस और दर्पण में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, इसमें जो चिन्ह की परिपाटी होती है वो हम एक्सिस सिस्टम में देखते हैं, उसी सिस्टम से आप इसको लेते हैं। चलिए, इस पे जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं,
इससे रिलेटेड जो आवर्धन का फॉर्मूला होता है, आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, इससे हम लोग उसका साइज निकालते हैं। देखिए, और यहाँ पे एच बटे एच, एच कैपिटल एच जो है आपका वस्तु की ऊंचाई हो गई, और छोटा एच जो है वो आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई है। इसको दूरियों से भी संबंधित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी v बाई यू से, यानी माइनस वी बाई यू आपका आवर्धन होता है, इसलिए दोनों फार्मूलों को ज्वाइन करके माइनस वी बाई यू बराबर एच बाई एच आपका निकल के आता है। देखिए, क्वेश्चन है आपका 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, देखिए 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, वस्तु की लंबाई दी हुई है कैपिटल एच, यहां मैंने लिखा हुआ है तो यहां लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। चूंकि ध्यान देना, एक अब यहाँ पे हम दर्पण की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो दर्पण है वो कैसा है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये एक अवतल दर्पण है जिसका बाहर वाला हिस्सा क्या है, पॉलिश्ड है, बाहर वाला हिस्सा पॉलिश्ड है। कोई वस्तु है जो कि सामान्यतः वस्तु क्या होती है, ऊपर में रखी जाती है, इसकी ऊंचाई h है, यहां से प्रकाश किरण कोई आ रही है, मान लीजिए समांतर जो भी है, जैसे भी आ रही है, तो अब क्या कह रहा है, ये 10 सेंटीमीटर दूरी, ये वस्तु कितनी दूरी पर है दर्पण से, ये इसका ध्रुव है, तो u बराबर आपका 10 सेंटीमीटर है। लेकिन अब यहां से देखिए, ये जो ध्रुव होता है उसके बाईं तरफ जो आपकी नेगेटिव डिस्टेंस होगी और दाहिनी तरफ जो है आपकी पॉजिटिव डिस्टेंस ली जाएगी। चूंकि इसकी फोकस डिस्टेंस यानी फोकस दूरी जो होती है, इसका सेंटर मान लीजिए यहाँ पे है, इसकी जो फोकल डिस्टेंस होगी f, राइट, वो आपका यहाँ देखिए वक्रता त्रिज्या r दी हुई है, कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, ये रेडियस है आपका cp, और तो यहां से f बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 r बटे में 2, यानी कि 15 सेंटीमीटर। लेकिन f का मान क्या लिया जाएगा, निगेटिव, क्यों, क्योंकि ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाएगी। आप साफ देख रहे हो कि f किधर बनेगा, f आपका इस साइड में बनेगा बाईं तरफ, इसलिए f बराबर माइनस का 15 आपका सेंटीमीटर कहाँ, इस फॉर्मूले में रखा जाएगा जो आपका ऊपर में दिया हुआ है, कौन सा, ये 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v में, दर्पण सूत्र में, राइट। अब यहां से हमको और भी चीजें पता है, देखिए 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, u आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो वो लिखा जाएगा -10 सेंटीमीटर, v आपको निकालना है बच्चों। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम यहाँ पे बैठा देंगे, तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v में रखेंगे, -1/15 बराबर, और यहाँ -1/10 और प्लस 1/v। अब इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, तो 1/v बराबर क्या लिख देंगे, देखिए 1/v बराबर हमारा हो जाएगा, ये वाला वैल्यू इधर लेकर के जाएंगे तो ये आपका 1/10 और -1/15 बन जाएगा, और बराबर में यहाँ पे ध्यान देना, राइट। अब यहाँ पे हमारा बन जाता है, देखिए दोनों का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/15, तो दोनों का एलसीएम अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, तो क्या बनेगा आपका 30, और 10 ये 3 बार में और ये 2 बार में, तो 1/30 आपका ये बन गया। और बच्चों इसको निगेटिव आना चाहिए, और इसका मतलब हम लोग कहीं पे यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक तो नहीं है आई थिंक, ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही रखी हुई है, वक्रता 30 है, तो आपका कितना आएगा, 15 ही आएगा, राइट है। 1/u प्लस 1/v, 1/10, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, करेक्ट तो कर रहे हैं ये, लेकिन डिस्टेंस आपकी नेगेटिव आनी चाहिए बच्चों, 1/30, तो v इक्वल टू आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, और नेगेटिव नहीं आ रहा है। अच्छा, एक चीज ध्यान देते हैं, यहाँ पे हम लोग इसकी लोकेशन देख लेते हैं, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है और 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या बच्चों आपकी 30 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो आपकी 30 है, और ये जो है आपकी 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, लेकिन इसका जो फोकल डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर आ रहा है, राइट, फोकल डिस्टेंस यानी C और F के बीच में है, ये C और F के बीच में, मुख्य फोकस और F के बीच में है, फोकस दूरी नहीं नहीं, सॉरी सर, सॉरी जो है बच्चों, ये आपका फोकस दूरी नहीं, ये यहाँ पर देखिए मुख्य फोकस जो बनेगा, इसका फोकल डिस्टेंस तो आपकी ये 15 हो गई, ये इतना 15 हो गया, लेकिन ये 15 पे नहीं है बच्चों, ये आपका 10 सेंटीमीटर पे, बिल्कुल सही बात है, ये आपका राइट साइड में ही जाकर के बनेगा, लेकिन कितनी दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की ही दूरी पर बनेगा बच्चों, यह ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वस्तु की स्थिति है वो कैसी है,
आपकी दर्पण के पीछे बन रही है तो आभासी बन जाएगी, लेकिन आभासी है तो सीधा बन जाएगा। ये एक ही केस होता है, कब? लोकेशन यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि वस्तु कहाँ पे है, P तथा F के बीच में है, राइट। P तथा F के बीच में जब भी वस्तु होती है तो अवतल दर्पण से जो इमेज बनता है वो दर्पण के जाकर के पीछे बन जाता है बच्चों, और वस्तु से बड़ा होता है, राइट। तो 5 सेंटीमीटर वस्तु है तो आपका इमेज जो है उससे बड़ा बनेगा, वो हमारा रिजल्ट अभी आगे निकलेगा। फिलहाल अभी हमको स्थिति पता चली कि दर्पण के दाहिनी तरफ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ये आपकी स्थिति हो गई बच्चों। अब हमको इसका नेचर आपको पता करना है। तो नेचर आपको पता ही चल गया लोकेशन से कि इसकी प्रकृति जो होगी वो कैसी होगी, काल्पनिक एवं सीधा, राइट। अब हमको इसकी साइज निकालनी है तो आवर्धन वाला फॉर्मूला जो होता है -v/u, ये अप्लाई कर दीजिए। -v कितना आया हुआ है 30 और बटे में u कितना है हमारा u कितना है यहाँ पे -10 सेंटीमीटर है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये आपका आ गया 3, राइट। अब इसी तरीके से ये जो आवर्धन आया, अब दूसरा फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, क्या होता है छोटा h बटे में कैपिटल H, ये बराबर 3 है। अब यहाँ से हमारे पास h का मान कितना है, देखिए ये जो h है, यहाँ h का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, तो h छोटा h बराबर कितना हो जाएगा 3 × 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये पता चला कि जो प्रतिबिंब है वो 15 सेंटीमीटर ऊंचा या लंबा बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, यानी कि नीचे की तरफ इमेज आपका बनेगा, और वो भी कितना हाइट का बनेगा, इसकी हाइट आपकी 15 सेंटीमीटर रहेगी। यानी ये आवर्धन जो होता है वो ये बताता है कि इमेज जो है वस्तु की अपेक्षा कितना गुना बड़ा है। तो यहाँ 3 आ गया, इसका मतलब है कि वस्तु से 3 गुना बड़ा है। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते थे कि वस्तु अगर 5 सेंटीमीटर है तो इमेज कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, जो कि आपको निकल गया। तो इस तरह से बच्चों आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग जो लेंस होता है, लेंस वाले क्वेश्चन पे। तो लेंस का जो रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला तो वही होता है h/h, छोटा h बटे बड़ा h। लेकिन अब यहां से जो फोकस वस्तु तथा प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उनमें ये फॉर्मूला, इसको लेंस सूत्र बोलते हैं, ध्यान रखना। तो आवर्धन के फॉर्मूले को भी हम लोग इस तरह से देख लेंगे, इसका यूज करते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो क्वेश्चन ये है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी, जिसको उत्तल लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी f क्या होती है, वो आपकी पॉजिटिव ली जाएगी। आगे देखिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी u बराबर आपकी -25 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी f आपका कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चूंकि f धनात्मक, क्योंकि उत्तल लेंस है। अब यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति, तो हमको 1/f इक्वल टू जो फॉर्मूला अभी यहाँ पे ऊपर में देखा हमने कि 1/v माइनस 1/u वाला लगा देना है यहाँ से। तो क्या मिल जाएगा, देखिए 1/v इक्वल टू 1/f और प्लस का 1/u मिल जाएगा। यहाँ वैल्यू रख दीजिए 1/10 और -1/25। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 10 और 25 का देखिए 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 और 5, 5 दूनी 10, 50 इसका बन जाएगा। तो यहाँ पे 5 और माइनस का 25 दूना 50, राइट। तो ये बन जाएगा 3/50। अब इसको हम लोगों को कर देना है, तो v इक्वल टू आ गया 50/3 सेंटीमीटर। इसको भाग दे दीजिएगा तो लगभग 3 से 3 × 3 15 × 45, राइट। 16 × 3 48, 16 और 16.2/3 यानी कि 66 के आसपास आएगा, राइट। इतना सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो v आपका आ गया 16.66 या 67 के आसपास आपका बन गया। तो v आपका धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब है कि जो आपका उत्तल लेंस है, यहाँ पे देखो मैं बना दे रहा हूँ, उत्तल लेंस इस तरह से है, तो इधर से लाइट जा रही है, वस्तु यहाँ पर कहीं पे है, तो इसका जो इमेज है वो आपका इधर दूसरी साइड में बन रहा है, राइट। ये जो लाइन है इसके दाहिनी तरफ बन रहा है, इसलिए v का मान आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो कितनी दूरी पर बन रहा है, 16.66 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये आपकी स्थिति हो गई। साइज कैसे निकालेंगे, साइज निकालने के लिए आवर्धन m का मान निकाल देंगे। क्या होता है आवर्धन m, आवर्धन m हमारा जो होता है। अब यहीं से हम लोग इसका नेचर भी बता सकते हैं बच्चों, इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी।
चूंकि ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में ये दर्पण के पीछे दूसरी ओर बन रहा है, तो ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक एवं, जब वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो क्या होता है? उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा। पिछले वाले में भी हमारा देखिए नहीं, उसमें आभासी एवं सीधा बन गया था, इसमें वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। और अब इसका साइज निकालना है। साइज निकालने के लिए जो फॉर्मूला है आपके पास, देखिए v बाई यू होता है, m इक्वल टू वी बाई यू। तो v कितना है आपका? v हमारा निकल करके आया हुआ है 50/3, और बटे में ये वैल्यू रखिएगा तो एग्जैक्ट आएगा। और u कितना आया हुआ है? u हमारा आया हुआ है, देखिए u कहाँ है? u है माइनस का 25 सेंटीमीटर, -25, तो बराबर 50/3 गुणे 25। 25 से ये 2 बार में कट जाएगा, बराबर 2/3, जो कि 1 से कम आ गया, वो भी माइनस के साथ में। यम बराबर आ गया -2/3, राइट। यम का जो मान ऋणात्मक है, ये शो करता है कि ये प्रतिबिंब की प्रकृति को बताता है, वास्तविक एवं उल्टा है, राइट। क्यों माइनस आ रहा है? क्योंकि h बराबर h/h जो है, ये h जो होता है हमेशा धनात्मक होता है, यानी वस्तु की ऊंचाई जो होती है वो धनात्मक होती है, और यम का मान ऋणात्मक, ये होता है यम, और यम आपका ऋणात्मक, और इसका मतलब h आपका क्या हो गया? नेगेटिव आ गया। h नेगेटिव का मतलब है कि वो जो इमेज है वो आपका नीचे की तरफ मुंह झुकाए हुए है, यानी कि मुख्य अक्ष के नीचे की साइड में है। तो यहाँ से पता चला कि ये इमेज आपका वास्तविक में उल्टा बनेगा। अब हम क्या करेंगे, और साइज कैसा है कि 2/3 गुना हो जाएगा, राइट। तो हमने यहां पर उसका क्या लिख दिया? प्रकृति साइज बता दिया कि अतः यहां लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब जो है वस्तु से 2/3 गुना बड़ा बनेगा। बड़ा क्या होगा? 2/3 होने का मतलब छोटा हो जाएगा। चलिए, ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ये देखिए आपका क्वेश्चन है कि संलग्न परिपथ में आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे 3 जो प्रतिरोध हैं वो समांतर क्रम में, समांतर नहीं है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में इनका आपको क्या बनाना है? पहला जो ए है उसका बताना है परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध। तो R बराबर क्या होता है बच्चों श्रेणी क्रम में? R1 + R2 सीधे सीधे जोड़ देना है, बराबर क्या हो जाएगा? 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, मिलकर के 2 3 5 और 4 9, तो हो गया आंसर आपका 9 ओम। दूसरा जो बी है उसका क्या कह रहा है? परिपथ में प्रवाहित धारा, जो धारा है वो आई टोटल बह रही है, यहाँ पे विभवांतर दिया हुआ है, आई का मान निकालना है, आर निकल ही गया है, तो V = IR से यहाँ से हमको I = V/R मिल जाएगा। तो V कितना आपको निकल करके आया? 3 है और बटे में 9 है, राइट। तो ये I का मान कितना आ गया? V/R, टोटल रेजिस्टेंस आपका 9 ओम हो गया, और बिल्कुल, तो ये आपका 1/3 आ गया एम्पियर, राइट। ये आपका आंसर, यानी कि 0.33 एम्पियर ये आपका आंसर हो गया करंट। और सी आप निकालेंगे प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर, राइट। तो V1 निकालेंगे, अलग अलग रहेगा। V1 आपका क्या हो जाएगा? I × R1, तो यहां से I कितना है आपका? 1/3, और गुणे R1 कितना है? 2 ओम है, तो मतलब 2/3 वोल्ट हो गया। V2 कितना हो गया आपका? इसी तरीके से IR2 लगा देंगे फार्मूला, तो 1/3 गुणे R2 है 3 ओम, तो आपका बन गया 3/3 वोल्ट। और V3 आप निकाल देंगे तो आपका IR3 फार्मूला लगा देना है बच्चों, तो ये बन जाएगा 1/3, और गुणे में आपका कितना था? थर्ड वाला जो है आपका 4 ओम है, 4 ओम है, तो ये आपका बन जाएगा 4/3 वोल्ट, राइट। तो इस तरह से आपका ये बन गया ये क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों, और ये लास्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। दर्शाए गए परिपथ के आधार पर निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिए 5 ओम ये R1 है आपका, R1 बराबर 5 ओम, R2 है आपका 10 ओम, और R3 है आपका 30 ओम। विभवांतर यहां से दिया हुआ है, V का मान 12 वोल्ट है, I आपको निकालना है। मान लीजिए यहाँ पे I करंट है। तो देखिए प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान, तो आपको सबसे पहले ए वाले का कैलकुलेट करना है। I1 बराबर क्या हो जाएगा? V = IR होता है, V = IR, तो I = V/R हो जाएगा। V/R, R की जगह R1 लिखेंगे, तो बराबर V कितना है आपका? 12 वोल्ट है, और बटे में R1 हमारा कितना है? 5, राइट। जैसे इसको डिवाइड करिएगा, 5 दूनी 10.4, ये आपका एम्पियर बन गया। I2 कितना हो जाएगा? V/R2 बन जाएगा बच्चों, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 12 बटे क्या हो जाएगा? 10, यानी कि 1.2 एम्पियर।
और I3 निकाल दीजिए तो V/R3 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से है 12/30, राइट। तो 3 चौके 12 और 3 दहाम में 30 यानी 0.4 एम्पियर ये बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, तो यहाँ पे ध्यान देना ये I1 है, I2 है और ये I3 है। यहाँ पे I1 I2 I3 ये टोटल होकर के I हो जा रहा है, यानी कि I बराबर क्या हो जाता है, I1 प्लस I2 और प्लस का I3 तीनों जोड़ दीजिए बच्चों, यानी कि 2.4 एम्पियर प्लस 1.2 एम्पियर और प्लस 0.4 एम्पियर जोड़ दिए, 0.4 ये हो जाएगा, 2 1 3 और 1 4 एम्पियर टोटल करंट हो गई I। ये आपका I निकल गया। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है, तो यहाँ पे C में लगा दीजिए V इक्वल टू आई आर से R इक्वल टू V अपॉन I। सब मान पता है आपको, V कितना है 12 और I निकल के आया टोटल 4 एम्पियर, यानी कि 3 ओम आपका ये आंसर हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस का। ठीक है बच्चों, अब आप इसमें 1/R वाला फार्मूला भी लगा के कर सकते थे। आई होप कि बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसी के साथ अब आपको मैं एक बार फिर से कहता हूं कि मेरे तरफ से आपके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना बच्चों, अच्छे से जाकर के पेपर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं पेपर के बाद।